नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है टारगेट विद गोस्वामी यूट्यूब चैनल में। मैं सुनील गोस्वामी और एनसीईआरटी पॉलिटी का ये लेक्चर नंबर 6 है। अभी तक हम 5 लेक्चर हैं वो कंप्लीट कर चुके हैं। आज का लेक्चर है वो मूल अधिकार पे डिपेंडेड होगा। इससे जुड़े हुए क्वेश्चन हम जो आए हुए भी हैं एग्ज़ाम में और आने वाले आपके जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होंगे उन सभी में जो है ये बेनिफिशियल होंगे। ये बुक भी आप परचेज कर सकते हो, कोई ये प्रमोशनल नहीं है। आपको अच्छी लगे तो आप इसको ले सकते हैं। और मैंने आप सभी को पहले ही बता चुका हूँ मैं कि ये बुक यदि आप रिवीजन कर रहे हैं तो आपके लिए बेस्ट है। स्टार्टिंग से मैं आपको इसको जो है रिकमेंड नहीं करूँगा। इसके साथ साथ मैं बता दूं आपको कि यदि आप पॉलिटी के लिए यूपीएससी या स्टेट पीसीएस के एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप जो है लक्ष्मीकांत जी की बुक है वो बहुत ही बेहतरीन है, उसको आप पढ़ सकते हैं। और यदि आप सी डी ग्रेड के लिए पढ़ रहे हैं तो मैं बात करूं आप लुसेंट से काम चला जाएगा, या फिर आप स्पेशल कुछ और ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था आती है परीक्षा वाणी की बुक, वो बहुत अच्छी बुक है। और वो प्रीलियम एग्ज़ाम होते हैं, चाहे एचसीएस हो, यूपी पीसीएस हो, एमपी का हो, उन सभी के लिए वो सफिशिएंट है। ठीक है, तो चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए हम हमारे टॉपिक पे आते हैं। मूल अधिकार जो चैप्टर नंबर 5 है इस बुक का, तो इसका एक पार्ट तो हम नागरिकता और उसको मिला के हम लेक्चर 5 में पढ़ चुके हैं। तो सारे जो लेक्चर हैं वो उनकी लिस्ट आपको मिल जाएगी, उससे आप कर सकते हैं। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिलेगा। और बहुत सारे बच्चे ऐसे ही स्किप कर जाते हैं, वीडियो ज़रूर देखते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। फ्री में बहुत अच्छा कंटेंट मिल रहा है तो आप इसकी वैल्यू समझो। ठीक है, चलिए मोटिवेशन के साथ शुरू करते हैं। जितना बड़ा सपना होगा उतनी बड़ी तकलीफ़ें होंगी, और जितनी बड़ी तकलीफ़ें होंगी उतनी ही बड़ी कामयाबी होगी। देखिए, आप सब जानते हैं कि पका पकाया किसी को नहीं मिलता है। आपको मेहनत करनी पड़ेगी तभी जाके आप कुछ बन पाएंगे, और जब आप मेहनत करके जब आगे बढ़ेंगे तो उसका मज़ा अलग ही होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। भारत के संविधान के अनुसार जीवन का अधिकार एक है, राजनीतिक अधिकार है, आर्थिक अधिकार है, मौलिक अधिकार है, धार्मिक अधिकार है। अब बात हो रही है हमारे जीवन की, तो जीवन का जो अधिकार है वो हमारा क्या है, एक मौलिक अधिकार है। आप सब जानते हैं क्या है, मौलिक अधिकार है जीवन का अधिकार। और ये आपके आर्टिकल 21 में आता है। संविधान में बात करें तो आर्टिकल 21 के अंतर्गत जो जीवन का अधिकार है वो एक फंडामेंटल राइट है। क्या है, फंडामेंटल राइट है। और सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 21 के तहत ये भी कहा है कि आपका स्थायी आवास और इसके साथ साथ निजता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी, ठीक है, ये भी किसके अंतर्गत आता है, जीवन के अधिकार के रूप में ही एक मौलिक अधिकार की श्रेणी में आता है। तो ये भी आप नोट कर लेना। सेकंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों शिशुओं को शिक्षा का अधिकार है। 6 से 14 वर्ष राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित है। मूल अधिकार है ये, संवैधानिक अधिकार है ये, या उपरोक्त में से कोई नहीं है। तो 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार एक हमारा मूल अधिकार है। क्या है, एक हमारा ये मूल अधिकार है। और ये हम बात करें संविधान के आर्टिकल, देखिए 21 में ही आता है, 21A में, ठीक है, या फिर 21 क्या बोल सकते हो आप, इसके अंतर्गत आता है ये। 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चे निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, ये किस में आती है, मूल अधिकार, या आपके मौलिक अधिकार में आती है, फंडामेंटल राइट में आती है। ठीक है, मौलिक अधिकार संसद द्वारा जो है 86वां संविधान संशोधन, कौन सा, 86 जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है, संशोधन अधिनियम है, 86वें संविधान संशोधन कब, 2002 के द्वारा संविधान में शामिल किया गया। क्या कि 6 से 14 वर्ष की आयु के जो बच्चे हैं उनको फ्री शिक्षा दी जाएगी, ये अनिवार्य है ऐसा। ठीक है, हम बात करें शिक्षा का जो अधिकार अधिनियम 2009 पारित किया गया, और ये लागू कब हुआ, ठीक है, इस टारगेट को, इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भी 6 से हम बात करें 14 वर्ष की आयु के बच्चों को जो एक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा,
इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए पार्लियामेंट ने जो है एक शिक्षा का अधिकार अधिनियम लेके आई, शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 में। और लेके कब आई तो आपको पता होना चाहिए, 2009 में। लागू कब हुआ प्रभावी रूप से? 1 अप्रैल 2010 से ये लागू हुआ। ठीक है, इसके देखिए एक क्वेश्चन के साथ बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो इनको आप जरूर ध्यान में रखा करो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, मूल अधिकारों के अंतर्गत कौन सा आर्टिकल जो बालक हैं, बच्चे हैं, बालकों के नियोजन से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित है? इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। ठीक है, देखिए मूल अधिकारों के अंतर्गत कौन सा जो आर्टिकल है जो चाइल्ड है उनके लिए नियोजन के प्रत्यक्ष रूप से संबंधित है? इनमें से आर्टिकल 19, 17 या फिर 23 या 24, 19, 17, 23, 24। तो आप सब जानते हैं आर्टिकल जो 24 है, अनुच्छेद 24 है जो भारतीय संविधान का, वो जो है बच्चों के नियोजन के जो है प्रतिषेध का उपबंध करता है। इसके अनुसार क्या है कि 14 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे हैं उनको आप कारखानों में या खाद्यान्नों में जो है आप उनसे कार्य नहीं करवा सकते। ठीक है, मतलब ये एक जोखिम होता है और इसको आप इसमें मतलब शामिल नहीं करना है आपको। या किसी भी होटल पे, ढाबे पे आपने देखा होगा, तो 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को जो है आप इनमें नहीं शामिल कर सकते, ये बात का ध्यान रखना है। 2 जून 2017 को बाल श्रम संशोधन अधिनियम, 2 जून तारीख आप ध्यान रख लो इसको, 2 जून 2017 को जो है बाल श्रम संशोधन अधिनियम के अनुसार 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को नियोजन पर पूर्ण प्रतिबंध है। उनको कार्य करवाने, कारखाने में, मील में, कहीं भी कार्य करवाना क्या है, प्रतिबंध है और कानूनी अपराध माना जाएगा इसको। जबकि 14 से 18 वर्ष के किशोरों को खतरनाक व्यवसायों के नियोजन पर पूर्ण प्रतिबंध है। ठीक है, तो 14 से 18 खतरनाक कार्यों के लिए आता है और 14 वर्ष तक के फैक्ट्री वगैरह, खानों वगैरह में कार्य नहीं करवा सकते। ये आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि बाल श्रम संशोधन अधिनियम 2017 वाला है ये, 2 जून 2017, याद रखना इसको। चलिए, किसी धर्म विशेषता के संवर्धन के लिए करों के भुगतान की अनिवार्यता से मुक्ति की गारंटी दी गई है। किस आर्टिकल में दी गई है? 25 में, 26 में, 27 में या फिर 28 में? ठीक है, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये आर्टिकल 27 में आता है, 27 के अंतर्गत किसी ऐसे कर को व्यक्ति को देने के लिए बाध्य नहीं करेगा जो किसी धर्म या धार्मिक संप्रदाय, रिलीजियस डोमिनेशन की जो हम बात करें, इसके अंदर जो है धर्म विशेष से संबंधित जो है वो उसको बाध्य नहीं करेगा। ये बात आपको ध्यान रखना है, धार्मिक संप्रदाय की उन्नति में खर्च किया जाना है हो, उसमें वो जो है बाध्य नहीं करेगा। किंतु राज्य कोई भी धार्मिक सुविधा देने के लिए शुल्क आरोपित कर सकता है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है, कोई भी धार्मिक सुविधा देने के लिए शुल्क आरोपित कर सकता है, लेकिन आर्टिकल 27 के अनुसार किसी ऐसे कर को जो व्यक्ति को देने के लिए बाध्य नहीं करेगा जो किसी धर्म या धार्मिक संप्रदाय की उन्नति में खर्च किया जाना है। ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है, अगला है रिक्त स्थान की पूर्ति करें, अधिकार और कर्तव्य खाली स्थान। देखिए, अधिकार कर्तव्यों को बाधित करते हैं, को अनुदेशित करते हैं, में निहित हैं, का विरोध करते हैं। राइट आंसर इसमें क्या होने वाला है? तो राइट आंसर होगा आपका जो अधिकार हैं, अधिकार कर्तव्यों को अनुदेशित करते हैं। क्या करते हैं? अनुदेशित करते हैं। देखिए, संविधान और विधि द्वारा जो कानून बनते हैं, अधिकारों की सीमा में ही हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना होता है और अधिकार कर्तव्यों को अनुदेशित करते हैं। जो हमारे राइट्स हैं वो ही क्या है, हमारी मतलब कर्तव्यों के पालन, ड्यूटीज़ के प्रति जो है उत्तरदायी होते हैं। तो अधिकार कर्तव्यों को अनुदेशित करते हैं। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है, मूल अधिकारों से संबंधित विवाद निम्नलिखित में से कौन सा है? गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967, पश्चिम बंगाल बनाम भारत संघ 1963, शर्मा बनाम कृष्ण 1959, बम्बई राज्य बनाम बलसारा 1951। तो राइट होगा आपका गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967। ए इज द राइट आंसर। देखिए,
गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य विवाद है, मूल अधिकारों से संबंधित है। इसे सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती। इसमें जजमेंट क्या दिया कि जो पार्लियामेंट है वो मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती। लेकिन केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का जो विवाद था 1973 में था, आपको ध्यान हो तो उसमें केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य विवाद 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संसद मूल ढांचे मतलब बेसिक स्ट्रक्चर को जो है उल्लंघन किए बिना मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है। मतलब देखिए, जैसे एक पेड़ है, उस पेड़ को उखाड़ के दोबारा लगाना ये तो गलत होगा, लेकिन उसके बेसिक स्ट्रक्चर से जो है मतलब छेड़खानी किए बिना जो है मौलिक अधिकारों में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट संशोधन कर सकती है। ये कौन से मामला था? ये केरल जो है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का विवाद था, और इस विवाद को आप पूरा पढ़ भी सकते हैं, यूपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। तो 1973 का ये विवाद था। निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? या मूल अधिकार बोलो या मौलिक अधिकार बोलो, एक ही बात है, फंडामेंटल राइट, विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है। चलिए बात करते हैं इनमें से कौन सा है। विधि के समक्ष समता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, प्राण एवं दैविक स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार नहीं है पूछा है, तो इसमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार उनको नहीं है, विदेशी नागरिकों को। देखिए, भारत में अधिकांश मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को भी प्राप्त हैं, जैसे विधि के समक्ष आर्टिकल 14 वाला, अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण आर्टिकल 20 वाला, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 21 वाला, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 और 24 में आता है, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार किस में आता है? 25, 26, 27 और 28 में आता है। परंतु कुछ मूल अधिकार, जैसे हम बात करें आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 30, ये विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है। कौन कौन से आर्टिकल हैं आपको ध्यान भी रख सकते हो आप? 15, 16, 19, 29 और 30, इनमें जो अधिकार हमारे नागरिकों को है वो विदेशी वालों को नहीं है। ज़्यादातर तो हैं, जैसे विधि के समक्ष हो गया, प्राण दैहिक स्वतंत्रता, शोषण हो रहा है, तो ये हैं हमारे 14 है, 20 है, 21 है, 23, 24, ठीक है। लेकिन ये जो मैंने लिखे हैं ये उनको नहीं मिलते हैं। अल्पसंख्यक, माइनॉरिटी बोलते हैं जिसे, अल्पसंख्यकों के हित की सुरक्षा किस आर्टिकल में प्रावधान किया गया है? माइनॉरिटी वर्ड तो बहुत सुना होगा आपने, तो ये आर्टिकल 29 के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण का प्रावधान इसमें किया गया है, जिसके अनुसार भारत के राज्य क्षेत्र, किसी भी स्टेट के क्षेत्र में या उसके किसी भाग के निवासी नागरिक को अपनी भाषा, लिपि मतलब स्क्रिप्ट, कल्चर को बनाए रखने का उसको अधिकार है। उससे ये अधिकार कोई नहीं छीन सकता, क्योंकि ये आर्टिकल 29 में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है। चलिए अगला है, बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम संसद ने किस वर्ष पारित किया? बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम संसद ने ये कब पारित किया? 71, 76, 79 या फिर 81? तो बच्चे ये किया 1976 में। याद रखने की बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, जैसे आप हरियाणा से हैं तो आपको पता होगा MDU यूनिवर्सिटी बनी थी 1976 में, रोहतक के अंदर है ये। इसके साथ साथ रोहतक के अंदर जो हम बात करें आकाशवाणी केंद्र है वो भी 1976 में बना था, 1976 में बना था, ठीक है। चलिए किसी भी चीज़ से आपको रिलेट करके आप इसको याद कर सकते हैं। क्लियर है? देखिए, बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम 1976 की बात है ये। देखिए, संविधान का आर्टिकल 23 मानव के साथ दुर्व्यवहार, श्रम का प्रतिषेध करना, जिसे बंधुआ मतलब बंधुआ मजदूरी करवाना, भाई उसको रोक के रखना, भाई हाँ तेरे से ही, तो उसमें क्या है, बंधुआ मजदूरी उन्मूलन अधिनियम 1976 लागू किया गया। इसके अंतर्गत क्या होगा कि इसे कानून के अंतर्गत बिना भुगतान की मजदूरी कराना गैर कानूनी घोषित होगा। मान लो किसी व्यक्ति को ले आए, काम लिया और उसको पैसे ना देना,
ये गैर कानूनी माना जाएगा, उस पर कार्रवाई होगी। आर्टिकल जो 35 है, ए है, उसके अनुसार संसद ऐसी कार्यों के लिए जो भाग 3 के अधीन है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में है, अधीन अपराध घोषित किया जाएगा और दंड भी दिया जाएगा उसको। मान लो कोई किसी व्यक्ति को आप 2 दिन 4 दिन काम करवाते हैं बिना मजदूरी के, और यदि वो शिकायत करता है लेबर कोर्ट में या कहीं भी, तो सरकार सॉरी आर्टिकल 35A के तहत आप पर दंडनीय कार्रवाई करेगी और आपको सजा भी हो सकती है। अगला क्वेश्चन है, मंडल आयोग द्वारा अपनी रिपोर्ट किस वर्ष प्रस्तुत की गई? मंडल आयोग द्वारा अपनी रिपोर्ट कब दी गई? तो ये रिपोर्ट दी गई 1980 में। कब दी गई? 1980 में। देखिए, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग जो हैं उनकी स्थिति को जो है स्थिति जानने के लिए 20 दिसंबर, तारीख देख लेना भाई, 1978, 20 दिसंबर 1978 को मोरारजी देसाई की सरकार ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री बीपी मंडल, पूरा नाम था बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल, की अध्यक्षता में पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन की घोषणा की। देखिए, ये आयोग बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछड़ा वर्ग आयोग मोरारजी देसाई की सरकार थी, ठीक है, और बिहार के पूर्व सीएम रह चुके हैं जो बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल, वो उसके अध्यक्ष थे पिछड़ा वर्ग आयोग के। इसका गठन कब हुआ? 20 दिसंबर 1978 को, ठीक है। और इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब दी? 1980 में। तारीख भी नोट कर सकते हो, 12 दिसंबर 1980 को इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और पिछड़े वर्ग के लिए 27% आरक्षण की सिफारिश की। कितने परसेंट की? 27% आरक्षण की इन्होंने सिफारिश की थी। तो 3-4 क्वेश्चन बनते हैं, यहाँ से आप नोट कर लेना। भारत के संविधान के किस आर्टिकल के अंतर्गत सशस्त्र बलों के सदस्यों के मौलिक अधिकारों को विशेष रूप से प्रतिबंधित किया जा सकता है? कौन से आर्टिकल के अंतर्गत सशस्त्र बलों के सदस्यों के मौलिक अधिकारों को विशेष रूप से प्रतिबंधित किया जा सकता है? तो ऐसा कौन सा कानून है, कौन सा आर्टिकल के अंतर्गत आता है वो? तो आर्टिकल 33 के अंतर्गत आता है। आर्टिकल 33, संविधान का अनुच्छेद जो 33 है, संसद को ये शक्ति प्रदान करता है कि वह सशस्त्र बल या फिर जो हमारी इंटेलिजेंस ब्यूरो है, आईबी सुना होगा आपने, या फिर लोक व्यवस्था, जो इंटेलिजेंस और सशस्त्र बलों के लोक व्यवस्था बनाए रखने वाले सुरक्षा बलों को जो है मूल अधिकारों को जो है सीमित करने की विधियां बनाई जा सकती हैं। उन पे रेस्ट्रिक्ट किया जा सकता है उन चीज़ों को, ठीक है। ये देश की सुरक्षा के लिए और इन चीज़ों के लिए ये चीज़ें होती है, ठीक है। मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं। मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं राज्यपाल द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, विधि मंत्री मतलब कानूनी मंत्री जो लॉ मिनिस्टर होता है, या प्रधानमंत्री द्वारा। तो ये तो कौन कर सकता है? राष्ट्रपति कर सकता है। सुप्रीम पावर है राष्ट्रपति, ठीक है। वो अलग बात है कि चलती कम है, हमारे यहाँ पे नाम का ही होता है, लेकिन है तो सुप्रीम पावर, कर सकता है बहुत कुछ यदि राष्ट्रपति चाहे तो। देखिए, आपातकाल के दौरान यदि इमरजेंसी है तो इमरजेंसी के दौरान क्या है, मूल अधिकारों का निलंबन 2 प्रकार से होता है, 2 टाइप्स से। जैसे एक तो हो गया आपका आर्टिकल 358 के अनुसार, जब युद्ध या जैसे पाकिस्तान, चाइना कोई भी आक्रमण करता है तो भारत और उनके किसी भी क्षेत्र पर आपातकाल प्रभावी होगा, तो आर्टिकल 19 जो अनुच्छेद 19 है उसमें जो मूल अधिकार है उनको निलंबित हो जाते हैं और राष्ट्रपति के पास ये पावर है। दूसरी बात करें, आर्टिकल 359 में राष्ट्रपति को यह अधिकार प्रदान किया गया है कि वह आपातकाल के समय आर्टिकल 21 को छोड़कर अन्य किसी भी मूल अधिकार के प्रवर्तन को निलंबित कर सकता है। तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है और ऐसा कौन कर सकता है? राष्ट्रपति कर सकता है। जैसे अभी प्रेजेंट में राष्ट्रपति है रामनाथ कोविंद। चलिए, निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों के संरक्षण की शक्ति दी गई है? ठीक है, संरक्षण बचाव। देखिए किसको दी गई है ये हमारे मौलिक अधिकारों के संरक्षण की शक्ति?
भारत के सभी न्यायालयों को, संसद को, राष्ट्रपति को या सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालयों को। तो राइट होगा सुप्रीम कोर्ट और जो है हमारे हाई कोर्ट, इनको। डी राइट होगा इसमें। देखिए भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के विरुद्ध हम बात करें, आर्टिकल कौन सा 32 के अंतर्गत संवैधानिक उपचारों का, कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज का अधिकार प्रदान किया गया है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदान किया गया है। अनुच्छेद 32 के द्वारा नागरिकों के मौलिक अधिकारों के संरक्षण की शक्ति उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट जो हमारा है, को प्राप्त है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस अनुच्छेद को भारतीय संविधान का क्या कहा है? हृदय और आत्मा कहा है। क्या कहा है? हृदय और आत्मा कहा है, सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा है। और यहाँ और क्वेश्चन भी जो बने हम बात करें, जहाँ अनुच्छेद 32 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय की रीट अधिकारिता केवल मूल अधिकारों के उल्लंघन के मामलों तक सीमित है, वहीं आर्टिकल 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालयों की अधिकारिता में मूल अधिकारों के उल्लंघन के साथ साथ अन्य विषय में भी सम्मिलित है। न्यायालय 5 प्रकार के रीट जारी कर सकता है: बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा, उत्प्रेषण रीट। ये 5 प्रकार की रीट है जो बात करें जारी की जा सकती हैं, सुप्रीम कोर्ट हो या जो हमारा न्यायालय है उसके द्वारा। ठीक है, चलिए अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी रीट व्यक्तिगत स्वतंत्रता का बुलवर्क है? परमादेश, बंदी प्रत्यक्षीकरण, अधिकार परीक्षा, उत्प्रेषण। तो जो बंदी प्रत्यक्षीकरण है हम बात करें, देखिए बंदी प्रत्यक्षीकरण का अर्थ क्या है? सबसे पहले तो व्यक्ति को सशरीर प्रस्तुत करो। ठीक है, इस रीट द्वारा उच्चतम न्यायालय में आर्टिकल 32 और उच्च न्यायालय में आर्टिकल 226 के द्वारा किसी अवैध रूप से निरुद्ध व्यक्ति को छोड़ने के लिए आदेश जारी कर सकता है। बंदी मतलब इसको बोलते हैं इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हैबीज, कुछ इस तरीके से बोलते हैं, हाँ हैबीज कॉर्पस को व्यक्तिगत स्वतंत्रता अधिकार, या हम बात करें बुलवर्क कहते हैं व्यक्तिगत स्वतंत्रता, बंदी प्रत्यक्षीकरण का। ठीक है, चलिए अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सत्य है? भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को शामिल करने के लिए नेहरू रिपोर्ट 1928 ने समर्थन किया था। देखिए इनमें से कौन सा एक सत्य है, बाकी गलत है? तो ये पहला ही सत्य है भाई, बाकी तो गलत है। देखिए भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को सम्मिलित करने के लिए जो है मोतीलाल नेहरू द्वारा नेहरू रिपोर्ट सन 1928 में माध्यम से किया गया था। इसमें जो है ये आपका फर्स्ट सही है। प्रिवेंटिव डिटेंशन हम बात करें, निवारक नज़रबंदी के अंतर्गत किसी व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए कितने दिनों तक जो है बंदी बनाया जा सकता है? 1 माह, 3 माह, 6 माह या 9 माह। तो कोई बिना केस चलाए हुए उसको जो है प्रिवेंटिव डिटेंशन बोले हम। तो 3 महीने तक राइट होगा आपका। ठीक है, 3 माह तक। संविधान के आर्टिकल 22(4) के अनुसार निवारक नज़रबंदी का प्रावधान किया गया है। इसके अनुसार किसी व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए 3 माह तक बंदी बनाया जा सकता है। परंतु यदि किसी व्यक्ति को इससे अधिक समय तक नज़रबंद रखना हो तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली समिति की अनुशंसा आवश्यक होगी, वो ही जजमेंट देगी इस पर। उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट की बात हो रही है, उच्चतम न्यायालय के अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय ध्वज, नेशनल फ्लैग को फहराया संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है? आपका ये लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, आर्टिकल 14, आर्टिकल 19A, आर्टिकल 21 या 25। तो ये आता है आपका ये अनुच्छेद 19 सेक्शन 1A के अंतर्गत। देखिए हम बात करें नवीन जिंदल बनाम भारत संघ 2004 की बात आई। मामले में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय ध्वज फहराना संविधान के आर्टिकल 19 सेक्शन
ए में वर्णित अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत प्रत्येक नागरिक का ये मौलिक अधिकार है कि वो ध्वज फहरा सकता है। तो ये नवीन जिंदल ने कोशिश की थी और उसी के लिए बाद में जो ये हमें अधिकार मिला नेशनल फ्लैग वाला। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको सारे के सारे क्वेश्चन हैं वो अच्छे से समझ आ गए होंगे। ठीक है, किसी प्रकार की आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके ज़रूर जो है पूछ सकते हैं। ठीक है, कमेंट ज़रूर करें ताकि मुझे भी पता लगे कि आपको कितना क्या कुछ चीज़ें हैं वो समझ आ रही हैं या नहीं समझ आ रही हैं। ठीक है, तो इसमें मैंने आपको पहले ही बता दिया कि इसमें 16 चैप्टर हैं और उनको मैं कंप्लीट आपको कराऊंगा। तो आपका भी ये कर्तव्य बनता है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और जो है अपना कोई भी रिव्यू, आप कोई भी मुझे सजेशन भी दे सकते हैं। ठीक है, कमेंट सेक्शन में। अभी तक आपने ऐप डाउनलोड नहीं की है तो आप प्ले स्टोर पे जाइए और टारगेट विद गोस्वामी या डिस्क्रिप्शन लिंक में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप पे डेली आपको स्टैटिक जीके, करंट अफेयर, सारी चीज़ें इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें फ्री में आपको यहाँ अवेलेबल हैं। इसके साथ साथ आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें JK by गोस्वामी सर, और टेलीग्राम से जुड़ जाएं ताकि आपको ये PDF मिल जाए। ठीक है, आप स्पेशल जो NCERT पॉलिटी है इसमें आपको ऐड होना है, तो बस इसके आगे @NCERT पॉलिटी लिखो और आप जुड़ जाओ। इसमें आपको लेक्चर के साथ साथ ही इसमें आपको PDF मिल जाएगी, तो आपको और ज़्यादा आसानी होगी इन चीज़ों को कवर करने में। कई बार ऐसी कोई चीज़ होती है जो मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ और कोई चीज़ आपको समझ ना आई हो, तो आप उसमें देख के आप अच्छे से उसको जो है कवर अप कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।